हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। तो आज हम बात करेंगे डीवीसी जेई एग्ज़ाम जो होने वाला है उसी से एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके टेक्निकल सेक्शन में। ये जो वीडियो होगा पूरा डिटेल्ड में होगा। जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, तो ध्यान से देखना। और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना नीचे। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा आगे, दैट डिपेंड्स ऑन योर शेयर, कि आप कितना शेयर करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। जैसे अभी जो वेस्ट बंगाल के पीएससी जेई में जो क्वेश्चंस आए थे, तो डीवीसी में ही उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, प्रोडक्शन टाइप के, जो दिखने में थोड़े आसान लगते हैं बट थोड़ा सा टिपिकल होता है। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेटल पैटर्न्स। मेटल पैटर्न्स आर यूज्ड फॉर। फर्स्ट ऑप्शन है स्मॉल कास्टिंग के लिए, लार्ज कास्टिंग, कॉम्प्लिकेटेड कास्टिंग या लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग। अब यहाँ पे पैटर्न जो आपका यूज हुआ है वो क्या है? मेटल है। तो मेटल का पैटर्न हम कब बनाएंगे? जब हमें लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करना हो, क्योंकि एक बार वो पैटर्न बन गया तो वो रीयूज होता रहेगा, ठीक है। और इसका कॉस्ट भी हाई होगा, तो उसको कॉस्ट को इफेक्टिव करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग के लिए यूज़ करेंगे मेटल पैटर्न्स को। सेकंड क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज़ द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग पैटर्न्स बिकॉज इट इज़। क्या है ये? लाइट इन वेट है, ईजी टू वर्क है, करोजन रेसिस्टेंट है, और ऑल ऑफ दी अबव। तो जैसा कि हमें पता है एल्यूमिनियम बहुत ही लाइट वेट का मेटल है, ये तो आपका कंफर्म हो गया। ईजी से भी वर्क कर सकते हैं और करोजन रेसिस्टेंट भी है कंपेरेटिवली टू अदर मेटल्स। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन अ मोल्ड इज मेड इन 3 पार्ट्स। ठीक है, द टॉप पार्ट को क्या बोलते हैं? ये ड्रैग है, फिर अ चीक, फिर अ कॉप, फिर अ नन ऑफ द अबव। तो मेटल को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो आपका हो जाएगा वो होगा कोप, और जो सेंटर वाला हो जाएगा वो हो जाएगा चीक, एंड थर्ड हो जाएगा ड्रैग। ठीक है, वो करता हूँ, समझ में आया होगा, आसानी क्वेश्चन है ये। फोर्थ क्वेश्चन है, चिल्स आर यूज्ड इन कास्टिंग मोल्ड्स। किसके लिए मतलब यूज करते हैं? अचीव डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, रिड्यूस ब्लो होल्स, रिड्यूस द फ्रीजिंग टाइम, या इंक्रीज द स्मूथनेस ऑफ द कास्टिंग सरफेस। ठीक है, तो जो चिल्स है, चिल्स आपका बेसिकली यूज होता है किसके लिए? सॉलिडिफिकेशन के लिए। ठीक है, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन यानी यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ पैडिंग का भी। तो इसका हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इधर। चिल्स, here chills chills and padding are used to provide unidirectional solidification. Okay, and chills are metallic objects which are placed in the mold to increase the cooling rate of the casting. Tapering of thinner section towards thicker section is known as padding. This will require extra material if padding is not provided. ओके, एक्स्ट्रा मटेरियल यूज होता है अगर पैडिंग का यूज करते हैं, और इफ पैडिंग इज नॉट प्रोवाइडेड सेंट्रल लाइन श्रिंकेज और पोरोसिटी विल रिजल्ट इन थिनर सेक्शन। तो आपके यहाँ से दो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। एक तो ये चिल्स का, कि ये डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए यूज होता है, और साथ ही साथ जो पैडिंग हम यूज कर रहे हैं। तो एक मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको। जैसे कि ये लाइन में जा रही है इधर, ठीक है, कैविटी की तरफ, तो हम इसको जैसे ये ऐसे जा रही है, तो इधर हम टेपर जो दे रहे हैं ना, इस तरफ दोनों तरफ, थिनर से थिकर की तरफ, ऐसे इस तरीके से। तो ये जो है ये आपका पैडिंग है, और इसको करने से क्या हुआ? आपका मटेरियल एक्स्ट्रा लग रहा है। इससे क्या होता है? आपका जो सेंट्रल लाइन श्रिंकेज है, जो सेंट्रल लाइन श्रिंकेज और पोरोसिटी है, वो आपका अवॉइड होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। स्वैब की बात करते हैं, तो स्वैब इज यूज्ड फॉर, ये क्या है? स्मूथनिंग एंड क्लीनिंग आउट डिप्रेशंस इन द मोल्ड। बी ऑप्शन है क्लीनिंग द मोल्ड सैंड। सी ऑप्शन है मॉइस्चरिंग द सैंड अराउंड द एज बिफोर रिमूविंग पैटर्न, या रिइंफोर्समेंट ऑफ सैंड एट द टॉप ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स। तो ये कैसे यूज करते हैं? मॉइस्चरिंग द सैंड अराउंड द एज बिफोर रिमूविंग द पैटर्न। ठीक है, और जो स्वैब होता है ये एक ब्रश टाइप का होता है, इस तरीके से। इसका ये हो गया आपका हैंडल ऊपर का, इस तरीके से, और ब्रश रहेगा ऐसे। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, जब रिमूव करने वाले होते हैं हम, आपका इसको मॉइस्चरिंग द सैंड अराउंड द एज बिफोर द रिमूविंग पैटर्न, पैटर्न को रिमूव करने से पहले सैंड के अराउंड में मॉइस्चरिंग करते हैं इससे। ठीक है भाई, सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, अ जोल्ट इज मशीन इज यूज टू। जो जोल्ट मशीन है किस लिए यूज करते हैं? रैम द सैंड हार्डर एट द पैटर्न फेस विद डिक्रीजिंग हार्डनेस टुवर्ड्स द बैक ऑफ द मोल्ड। रैम द सैंड हार्डर एट द बैक ऑफ द मोल्ड एंड सॉफर ऑन द पैटर्न फेस, प्रोड्यूस यूनिफॉर्म सैडनेस थ्रू आउट द मोल्ड, प्रोड्यूस यूनिफॉर्म पैकिंग ऑफ द सैंड इन द मोल्ड। जोल्ट मशीन जो होता है वो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है, रैम द सैंड हार्डर एट द पैटर्न फेस। और ये जो सेकंड ऑप्शन है
ये होता है स्क्यूज में, स्क्यूजिंग मशीन जो आता है इसमें, ठीक है। और जो जोल्ट मशीन है ये फास्टर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो कम लग रहा है। इसी तरह एक स्लिंगिंग मशीन भी होता है, ठीक है, लेकिन जो स्लिंगिंग मशीन है उसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है। बात आई समझ में? तो ये जो फर्स्ट वाला हो जाएगा ये तो हो जाएगा आपका जोल्ट के लिए, और सेकंड जो है जो हार्डर एट द बैक ऑफ द मोल्ड हो रहा है वो है स्क्यूज में, ठीक है। चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। इन डाई कास्टिंग मशीनिंग अलाउंसेज इज, तो डाई कास्टिंग में क्या मशीनिंग अलाउंस स्मॉल होता है, लार्ज होता है, वेरी लार्ज होता है, या प्रोवाइड नहीं किया जाता? तो नॉट प्रोवाइडेड। क्यों नहीं किया जाता है भाई? क्योंकि जो इसकी एक्यूरेसी है ना वो इतनी करेक्ट है कि इसकी मशीनिंग अलाउंसेस की जरूरत ही नहीं पड़ती है, दैट्स वाई। द कास्टिंग मेथड एडॉप्टेड फॉर ऑर्नामेंट्स एंड टाइप्स ऑफ नॉन फेरस अलॉयज, तो ये किसके लिए करते हैं? ये इसका यूज करते हैं स्लस कास्टिंग में। स्लस कास्टिंग किस तरीके से किया जाता है? मान के चलो एक ये मोल्ड बॉक्स है, ये आपका कैविटी है इस तरीके से, ठीक है। अब हमने इसमें मोल्टन मेटल डाला अंदर, ये पूरा भर गया, ठीक है। बट जितना हमें थिकनेस का चाहिए हम जैसे ही देख लेते कि हमें इतना थिकनेस किनारे से मिल गया, होलो, जनरली होलो कास्टिंग ही होता है इससे, तो ये इस किनारे में जम गया। अब हमने इसको क्या किया, इन्वर्ट करके, और ये ग्रेविटी के थ्रू जो बाकी सारे मोल्टन मेटल है वो निकल जाएगा, और ये हमें थोड़ी देर बाद जब कूल करने के बाद ये हमें मिल जाएगा इस शेप में ऐसे, ठीक है। बाद में इसकी फिनिशिंग वगैरह करके ये अपना आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्लस कास्टिंग। चलते हैं 10वां जो क्वेश्चन है। इन कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग मशीन मेल्टिंग इज सेपरेट फ्रॉम द मशीन, इंटीग्रल मेल्टिंग पॉट हैव एनी लोकेशन, लो टेम्परेचर एंड प्रेशर इज यूज्ड। कोल्ड चैम्बर में जो मेल्टिंग पॉट होता है वो आपका सेपरेट होता है मशीन से, ठीक है। और ऐसे ही आपका हॉट चैम्बर में जो है ये इंटीग्रल पार्ट होता है। आइए थोड़ा इसके बारे में दोनों के बारे में देखते हैं, ठीक है। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, इट हैज़ अ मेल्टिंग फर्नेस एज अ पार्ट ऑफ द मशीन, ठीक है, इंटीग्रली होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल सच एज जिंक एंड टिन, और लेड भी है इसके साथ में, ठीक है। इट हैज़ ग्रेटर मोल्टन मेटल कंटामिनेशन, रिड्यूसेस टाइम टू डिलीवर द लिक्विड मेटल। अब देखते हैं कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग के बारे में। इन दिस कास्टिंग मेथड फर्नेस इज सेपरेटेड फ्रॉम द कास्टिंग यूनिट, जैसा कि इधर लिखा बताया गया है ऑप्शन में। इट यूज टू प्रोड्यूस हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल, ओके, जैसे ब्रास हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉमनली यूज डाई कास्टिंग मेटल। द फोर्स रिक्वायर्स टू मूव द लिक्विड मेटल इनटू द डाई विल बी हाई व्हेन कंपेयर टू हॉट चैम्बर, इससे ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है कोल्ड चैम्बर में, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्यारहवां क्वेश्चन है आपका। इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग टूल इज मेड ऑफ टंगस्टन कार्बाइड, ब्रास और कॉपर, डायमंड या स्टेनलेस स्टील, तो इसमें हम ब्रास और कॉपर का यूज करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं थोड़ा अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के बारे में। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज एन ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स वाइब्रेटिंग टूल फ्लक्चुएटिंग एट द अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसीज टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स एन एब्रेसिव स्लरी दैट रन्स बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस। मतलब इस तरीके से एक टूल आया, इसके बीच में एब्रेसिव स्लरी डाल देते हैं टूल और वर्कपीस के बीच में, ओके। इट इज टिपिकली यूज्ड ऑन ब्रिटल मटेरियल एज वेल एज मटेरियल विद अ हाई हार्डनेस ड्यू टू माइक्रो क्रैकिंग मैकेनिक्स। आया होगा समझ में आपको ये। चलते हैं आप 12वें क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग यानी ECM, द गैप बिटवीन द टूल एंड वर्क पीस इज केप्ट 0.1, 0.25, 0.4 या 0.75 mm, तो इसका आंसर है डी 0.75 mm। और भी इसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। कंट्रोलेबल प्रोसेस पैरामीटर एंड देयर रेंज आर गिवन बिलो फॉर ECM। देखो करंट जो है 50 से 4000, 40,000 एम्पीयर, बहुत ज़्यादा करंट का यूज होता है। वोल्टेज जो है आपका 4 से ओनली 30 तक हो रहा है, और ये देखो यही पूछा था हमसे, तो ये 0.5 to 0.75 के बीच में होता है। वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रोलाइट की वो 15 से 60 है, और इलेक्ट्रोलाइटिक टेम्परेचर इतना। फीड रेट भी देख सकते हो, बट मेनली जो है आपका ये वोल्टेज है और ये इलेक्ट्रोड गैप और करंट का थोड़ा ध्यान रख सकते हो, ठीक है। जिक्स 13 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग पार्ट्स हैविंग लार्ज कर्व्ड सरफेस एंड थिन सेक्शन, ठीक है, लार्ज कर्व्ड सरफेस और थिन सेक्शन के लिए? हॉट मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक, ECM या केमिकल? तो इसके लिए करते हैं केमिकल मिलिंग का यूज, ठीक है। देखते हैं केमिकल मिलिंग को, इस तरीके का प्रोसेस है ये। केमिकल मिलिंग जो है, द मटेरियल इज रिमूव्ड बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से मटेरियल को रिमूव किया जाता है। ये देखो मटेरियल को मशीन्ड नहीं किया जाता, नॉट टू बी मशीन्ड बट मास्क्ड ऑफ, ओके। वंस द प्रोसेस इज कंप्लीटेड द पार्ट्स आर थोरोली क्लीन्ड, प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन, तो इसको क्लीन कर देते हैं ताकि नेक्स्ट रिएक्शन ना हो। द फिगर शोज, ये जो है आपका केमिकल मिलिंग है, ये देखो एक टैंक है,
इसमें क्या क्या है, कूलिंग हीटिंग हो रहा है, ये स्टीरर है, ये इसको फटा जाएगा इस तरीके से, होल्डिंग बार, ये देखो अंडर कट सरफेस बन रहा है इससे, ये मास्किंग हो रही है इसकी केमिकल रिएजेंट का यूज होके। इसका यूज़ देख लो, यूज़ में क्या है, इट इज़ प्राइमरली यूज्ड इन द एरोस्पेस इंडस्ट्री फॉर रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम स्किन पैनल्स टू रिड्यूस वेट। ठीक है, तो एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी किया जाता है फ्रॉम स्किन पैनल से। केमिकल मिलिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग पार्ट्स हैविंग लार्ज कर्व्ड सरफेस एंड थिन सेक्शन, जो कि हमसे पूछा गया था। और क्या है इसका यूज, हैज एप्लीकेशन इन सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो सेमी कंडक्टर सर्किट्स और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में भी इसका यूज होता है। द प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड इन द एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी टू एलिमिनेट द सैलो लेयर्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम मिसाइल स्किन पैनल्स, लार्ज एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स एंड एक्सट्रूडेड पार्ट्स ऑफ एयरफ्रेम। ठीक है, जो लेयर्स वगैरह बन जाते हैं उसको हटाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जिग से। जो जिग है वो किस लिए यूज करते हैं, तो ये करते हैं होल्डिंग और गाइडिंग द टूल इन ड्रिलिंग, रिमिंग एंड टैंपिंग ऑपरेशन। बट अगर हम बात करें फिक्सचर की, फिक्सचर जो है हमारा ये होता है हैवी वर्क के लिए, जैसे आपका हो गया मिलिंग, ठीक है, ड्रिलिंग, सॉरी ड्रिलिंग नहीं, प्लानिंग, ओके, होल्डिंग द वर्क इन मिलिंग, ठीक है, ग्राइंडिंग, प्लानिंग और टर्निंग ऑपरेशन, इन सब के लिए इसका फिक्सचर का यूज होता है। 15th क्वेश्चन है हमारा, डायमंड लोकेटिंग पिन इज यूज्ड इन जिग्स एंड फिक्सचर बिकॉज डायमंड इज वेरी हार्ड एंड वेयर रेजिस्टेंस, इट ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, इट हेल्प्स इन असेंबल विद द टॉलरेंस ऑन सेंटर डिस्टेंस। तो ये है आपका सी जो है, सी ये है आपका सही आंसर, इट हेल्प्स इन असेंबल विद टॉलरेंस ऑन सेंटर डिस्टेंस। चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। तो गियर बर्निशिंग इज अ प्रोसेस फॉर surface finishing undercut gears, producing cyclode gears, removing residual stresses from the teeth roots। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गियर बर्निशिंग है, ये बर्निशिंग, ठीक है। तो ये होता है सरफेस फिनिशिंग के लिए, गियर को कट करने के लिए होता है, जनरेट करने के लिए हॉबिंग ऑपरेशन, हॉब टूल का जिसमें यूज किया जाता है, और रिमूविंग रेजिडुअल स्ट्रेसेस फ्रॉम टीथ रूट्स ये सब नहीं है इसका। थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। जो गियर फिनिशिंग प्रोसेस जो है, ठीक है, कन्वेंशनल फिनिशिंग प्रोसेस फॉर गियर्स, एक तो आ गया गियर सेविंग, गियर ग्राइंडिंग, गियर होनिंग, गियर लैपिंग, गियर बर्निशिंग जो ये पूछा था, ये भी एक बहुत बार पूछा गया। गियर स्कीविंग बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामों में, गियर स्कीविंग किसके लिए यूज करते हैं। एडवांस्ड फिनिशिंग प्रोसेस फॉर गियर्स, ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल होनिंग से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग, एब्रेसिव फ्लो फिनिशिंग। गियर हॉबिंग के बारे में दिया हुआ है, जनरेटिंग गियर टीथ बाय द मीन्स ऑफ रोटेटिंग कटर रिफर्ड एज द हॉब, ठीक है, हॉब टूल से। Hobbing can be used to produce spur, helical and worm gears as well as splines in almost all material, ferrous हो या चाहे नॉन फेरस हो, बट नॉट बीवल और इंटरनल गियर्स। तो ये ध्यान रखना, बीवल और इंटरनल गियर से नहीं जनरेट नहीं कर सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्मिट वेल्डिंग से। थर्मिट वेल्डिंग इज ऑफन यूज्ड इन, क्या है इसका ऑप्शन, रिप्लेसिंग ब्रोकन गियर टूथ, रिपेयरिंग ब्रोकन ईयर्स, जॉइनिंग रेल्स, ट्रक्स एंड लोकोमोटिव फ्रेम्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो आप सभी को पता होगा, सी वाला ऑप्शन ये तो जरूर है, लेकिन साथ ही साथ हम ब्रोकन गियर टूथ में भी यूज करते हैं, रिपेयरिंग करने में ब्रोकन ईयर्स का भी यूज करते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बात करें थर्मिट केमिकल मिक्सचर जो होता है थर्मिट वेल्डिंग, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट काफ़ी मात्रा में जनरेट होती है और करीबन 800 किलो जूल ऑफ एनर्जी निकलती है इसमें। तो केमिकल रिएक्शन में 3 प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, जैसे आयरन, इसको एज अ फिलर रॉड यूज करते हैं, Al2O3 एज अ स्लैग यूज करते हैं, और जो हीट होता है उसको यूज्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ द पेरेंट मटेरियल, जो हमें जिस जगह की हमें मेल्ट करना है, जैसे मोस्टली हम करते हैं किसमें, ट्रैक्स में, इस तरीके का ट्रैक बना होता है, यहाँ से आपका हीट इसमें होगा और इसको मेल्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। When a bar of length L and diameter D is rigidly fixed at the upper end and hanging freely, then the total elongation produced in the bar due to its own weight is, ठीक है। तो ये ऑप्शन पे मत जाओ, ऑप्शन प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। मतलब एक कोई बार ऑफ लेंथ, बार है ये, इसकी लेंथ L है, ठीक है, एक एंड पे फिक्स्ड किया गया है, तो इसके इलोंगेशन बताना है जो इसके ओन वेट से लग रहा हो। तो क्या होगा इसका इलोंगेशन, W/L²/2E, ठीक है। ये जो है आपका लोड हो गया, ये लेंथ हो गया, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आया बात समझ में।
19वां नंबर है, ये तो सबको ही पता होगा। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। और एक 3 रिलेशन है पॉइजन्स रेशियो पे, E बराबर 2G 1 प्लस में म्यू, फिर है E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस में 2 म्यू, और एक है आपका E बराबर में 9Kg अपॉन में 3K प्लस में G। तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये तीनों जो मैंने बताया अभी आपको, इसका ध्यान रखना। और मैंने सोम का जो है उसका ऑलरेडी एक लेक्चर कंप्लीट करवा रखा है, जो बहुत ही शॉर्ट नोट से आपका 20 से 30 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाएगा, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। पॉइजन्स रेशियो फॉर कास्ट आयरन वेरीज फ्रॉम, ये होता है आपका 0.23 से 0.27 के बीच, मोस्टली 0.25 टू 0.3 होता है स्टील के लिए, ठीक है। कॉपर के लिए जो होता है 0.34, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन द लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड, इसके भी ऑप्शन पे मत जाना। तो इसका आपको पता होगा, फॉर्मूला जो है ये है सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2E इंटू में वॉल्यूम, ठीक है। सिग्मा है आपका स्ट्रेस, ये हो गया ट्वाइस अपॉन में E इंटू में वॉल्यूम, जो E है आपका वो है यंग्स मॉडुलस, V जो है वॉल्यूम है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। फिर है द बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ Z एंड कैरिंग अ ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट फ्री एंड W पर यूनिट लेंथ टुवर्ड्स एट द फिक्स्ड एंड। मतलब कि एक बीम है कैंटिलीवर का, इसमें ग्रेजुअली वेरी हो रहा है लोड, तो हमें यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट बताना है यहाँ फिक्स पे कितना लग रहा है। इसको आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से। ये देखो, जैसे ये आपका हो गया बीम हो गया, ओके। तो ये जो W का यहाँ पे लोड लगेगा, ये W से वेरी कर रहा है, W पर यूनिट लेंथ से, ठीक है। तो जो यहाँ कंसनट्रेटेड होगा ये कितने डिस्टेंस पे होता है, L/3 के, और कितना लगेगा 1/2 इंटू में W इंटू में L। मतलब ये जो लोड लग रहा है ये है WL अपॉन में 2, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक की L/3, तो कितना हो गया WL स्क्वायर अपॉन में 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द टीयरिंग एफिशिएंसी ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट इज 70% है, ठीक है, 70%, देन द रेशियो ऑफ डायमीटर टू द पिच। तो टीयरिंग एफिशिएंसी आपको पता है क्या होता है, 1 माइनस अपॉन में D अपॉन में P। तो टीयरिंग एफिशिएंसी दे दिया 0.7, ये हो गया 1 माइनस में D अपॉन P की वैल्यू बताना है, इस तरफ चला जाएगा तो D अपॉन में P बराबर कितना होगा 0.3, आंसर हो जाएगा B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम दैट एक्सिस एट विच द बेंडिंग स्ट्रेस इज। न्यूट्रल एक्सिस पे मतलब कितना बेंडिंग स्ट्रेस होगा, तो पता है इसका वेरी कैसे करता है, इस तरीके से, है ना। तो न्यूट्रल एक्सिस पे कितना होगा 0, खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू IBR, ठीक है, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट के थ्रू द थिकनेस ऑफ द बॉयलर सेल शुड नॉट बी लेस देन 7 mm। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना पड़ेगा, डेटा ओरिएंटेड है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द ऑप्टिमम इफेक्टिव टेम्परेचर फॉर ह्यूमन कम्फर्ट इज, ह्यूमन कम्फर्ट के लिए हाइयर इन विंटर देन इन समर, लोअर इन विंटर देन इन समर, सेम इन विंटर एंड समर, नॉट डिपेंड ऑन। तो जाहिर सी बात है इफेक्टिव टेम्परेचर जो है वो जो विंटर में होगा वो ऑब्वियस है कि कम होगा, आंसर होगा B। और इसको हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इधर आके। इफेक्टिव टेम्परेचर होता है, क्या होता है, इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेशन एयर एट विच पर्सन और ह्यूमन बींग वुड फील द सेम लेवल ऑफ कंफर्ट एज इन द एक्चुअल इन्वायरमेंट। मतलब जो इन्वायरमेंट में कंफर्ट है उससे फील कर पाए वो ह्यूमन, उसी को कहते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर। इट इंक्लूड्स कंफर्ट टेम्परेचर, वेलोसिटी एंड प्योरिटी। मतलब कि इफेक्टिव टेम्परेचर के अंदर 3 कंपोनेंट आ रहे हैं, एक तो कंफर्ट टेम्परेचर आ ही रहा है, ऊपर से वेलोसिटी भी आ रही है और प्योरिटी भी आ रही है, तो ये तीनों कंसिडर होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्टिव टेम्परेचर, कौन कौन से फैक्टर है, तो एक तो है क्लाइमेटिक एंड सीजनल डिफरेंस, फिर एज और जेंडर पे भी डिपेंड करता है, काइंड ऑफ एक्टिविटी और डेंसिटी ऑफ ऑक्यूपेंट्स, और कंफर्ट चार्ट जो होता है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखते हैं क्लाइमेटिक एंड सीजनल डिफरेंस के लिए, अगर पीपल लिविंग इन वार्मर रीजन फील कंफर्ट एट हाइयर इफेक्टिव टेम्परेचर देन पीपल लिविंग इन कोल्डर रीजन। तो ये तो जाहिर सी बात है, जैसे वेस्टर्न कंट्री में अगर हम जाएं
तो हमारे लिए उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ठंड होगी, हद से ज़्यादा। तो वो हमारे लिए इफेक्टिव टेम्परेचर नहीं है, जिसको ज़्यादा गर्मी में रहने की आदत है। उसको नॉर्मल कितना चाहिए, 21.2 या 25 डिग्री के अराउंड, तो वो सही रहेगा। जैसे इन समर द इफेक्टिव टेम्परेचर इज 21.6 डिग्री सेल्सियस एंड इन केस ऑफ विंटर द ऑप्टिमम इफेक्टिव टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि जो आपका इफेक्टिव टेम्परेचर समर में है वो ज़्यादा है विंटर के कंपैरिजन में। एज और जेंडर में भी डिपेंड करता है, अगर वो चिल्ड्रन हो या ओल्ड एज हो पर्सन हो, वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हाइयर इफेक्टिव टेम्परेचर पसंद करेंगे कंपैरिजन टू एडल्ट्स। सेम इन केस विद वुमन। काइंड ऑफ एक्टिविटी पे भी डिपेंड करेगा, जैसे कोई फाउंड्री शॉप में है, बहुत ही गर्मी में काम कर रहा है, जॉगिंग वगैरह कर रहा है, तो उसको क्या लोअर इफेक्टिव टेम्परेचर का नीड है कंपैरिजन टू जो पर्सन रेस्ट कर रहा है। डेंसिटी ऑफ ऑक्यूपेंट्स, जो हाइयर डेंसिटी में रहते हैं उनको लोअर इफेक्टिव टेम्परेचर की ज़रूरत है। ऐसी कंफर्ट चार्ट है, कंफर्ट चार्ट में आपका क्या है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो आपका कितना होना चाहिए, 50 से 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए। मतलब अगर 50 से नीचे गया तो वो ड्राई हो जाएगा स्किन, ठीक है, अगर 60 से ऊपर गया तो स्टिकी हो जाएगा। और ये जो टेम्परेचर है ये होना चाहिए 20-21 के बीच में, या 20 से 22 के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स द टोटल नंबर ऑफ टॉलरेंस ग्रेड्स, टोटल नंबर ऑफ टॉलरेंस कितने होते हैं, 18, ठीक है। अब मिक्स्ड मटेरियल इज सेड टू बी एलोट्रोपिक, एलोट्रोपिक इसको कहा जाता है, उसका जो है डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है एट डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे कार्बन से हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि कौन कौन से एलोट्रोपिक होते हैं, फ्लोरीन होता है, फिर डायमंड भी होता है, ठीक है। ये 3-4 तरीके के कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएशन इज डिपेंडेंट ऑन एरिया, शेप, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका ये सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिर पूछा है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज, तो ये कैसे करता है, Q बराबर सिग्मा A T की पावर 4 ये होता है, और जो इसकी वैल्यू कांस्टेंट ये है 5.67 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 10 टू द पावर -8। कमेंट में लिखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड एज, थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है वो होता है वॉट अपॉन में मीटर केल्विन, ठीक है। और जो H की वैल्यू होती है जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में यूज करते हैं वो होता है वॉट अपॉन में मीटर स्क्वायर केल्विन। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दोनों याद रखना। द डिफरेंस बिटवीन द टूथ स्पेस एंड द टूथ थिकनेस एज मेजर्ड ऑन द पिच सर्कल, पिच सर्कल पे है इस तरीके से। तो ये दोनों के बीच में ये जो बन रहा है ना इसको बोलते हैं टूथ स्पेस और टूथ थिकनेस के बीच में इसको बोलते हैं बैकलैश, ठीक है। द हेलिक्स एंगल फॉर डबल हेलिक गियर्स में बी मेड अप टू, इसका होता है 45 डिग्री, मतलब 20 से 45 डिग्री के बीच में होता है, ये ध्यान रखना भाई। इफ द सेंटर डिस्टेंस ऑफ अ मेटिंग गियर हैविंग इन्वॉल्व टीथ इज वेरिड विद इन द लिमिट्स द वेलोसिटी रेट्स यू, तो वो क्या होगा, अनचेंज्ड होगा, क्योंकि इस पर डिपेंड ही नहीं करता है। द स्लीव एंड मफ कपलिंग, ये किस टाइप की कपलिंग है, रिजिड कपलिंग के, समझ में आई बात। इस डिजाइंड एज, कैसे डिजाइन, तो होलो शाफ्ट से, होलो शाफ्ट होता है इस तरीके से और इधर बोल्ट्स लगे होते हैं। अब क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, इन स्टीम इंजन द वॉल्व रोड इज कनेक्टेड बाय एन इसेंट्रिक रॉड बाय मींस ऑफ, किससे, नकल जॉइंट से, ओके। द आई बोल्ट्स आर यूज्ड फॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, लॉकिंग डिवाइसेस, लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी मशीन्स या एब्जॉर्बिंग शॉक्स एंड वाइब्रेशन। तो मान लीजिए अगर हम आई बोल्ट्स या फाउंडेशन बोल्ट नहीं है, आई बोल्ट्स है, तो हम इसको भी कर सकते हैं, बट जो एक्चुअल आंसर है लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी व्हीकल्स मशीन्स के लिए यूज होता है। तो आप मोस्टली बंदे ये इसको भी टिक कर सकते हैं। ये देखो आई बोल्ट होता है इस टाइप का, आपका देख सकते हो आप। आई बोल्ट इज अ बोल्ट विद अ लूप एट वन एंड, ये देखो लूप है एक एंड में। दे आर यूज्ड फर्मली अटैच सिक्योरिंग आई टू स्ट्रक्चर सो दैट ropes or cables may then be tied to it. The eye bolts are used for lifting and transporting heavy machines। मतलब ये जो लूप है इसके अंदर हमने जैसे रोप बांध दिया और कोई क्रेन चाहे कोई भी बस ट्रक कुछ भी है उसकी इसकी मदद से हमने एक एंड पे इसको टाइट कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। द रेलवे कैरिज द रेल, अरे अच्छा भाई
द रेलवे कैरीज कपलिंग हैव स्क्वायर थ्रेड एक्मी नकल बटरेस, तो नकल थ्रेड यूज करते हैं। और नकल थ्रेड आपका जो बोतल होता है ना, बोतल जो हम पीते हैं मिनरल वाटर के, वहाँ पे ढक्कन ऐसे लगाते हैं, जो बोतल का माउथ होता है ओपनिंग, वहाँ पे भी ये नकल थ्रेड ही होता है। बटरेस थ्रेड आपको पता ही होगा, हैवी ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है और एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है इसकी, और वन डायरेक्शनल के लिए ही करते हैं, टू डायरेक्शन में मोशन ट्रांसमिट नहीं होगा। इस एक्मी थ्रेड का पता ही होगा, 29 डिग्री पे होता है इसका एंगल। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन कंप्रेशन टेस्ट द फ्रैक्चर इन कास्ट आयरन स्पेसिमेन वुड अक्यर अलोंग द एक्सिस ऑफ द लोड एंड ऑब्लिक प्लेन एट राइट एंगल टू द एक्सिस वुड नॉट अकर, तो ये होता है ऑब्लिक प्लेन पे। ठीक है, कंप्रेशन टेस्ट में। अगर सीए टेस्ट की बात करें तो ये होता है इस तरीके से, 90 डिग्री पे होता है, ऐसे होता है फ्रैक्चर उसका मटेरियल का। लेकिन अगर टेंशन या कंप्रेशन दोनों में हो और कास्ट आयरन में ब्रिटल मटेरियल हो तो वो होता है 45 डिग्री के अराउंड में ऑब्लिक प्लेन में। ठीक है, चलते हैं कंप्रेशन स्ट्रेंथ एंड ब्रिटल मटेरियल। क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? अच्छा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिटल मटेरियल का जो होता है वो ज़्यादा होता है इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ के। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस खत्म होने वाला है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा और 50 क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे क्वेश्चन है जो इसी टाइप के डीवीसी में भी शायद पूछे जा सकते हैं। टेंसाइल टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन, तो डक्टाइल मटेरियल में कैरिड आउट होता है, पता ही होगा इसका। जो लोड एलोंगेशन हमें किससे मिलता है? यूटीएम से मिलता है हमें, और उसके थ्रू हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम बनाते हैं, हमें मतलब मिलता है, इस तरीके से बनता है और इधर जाके फ्रैक्चर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू आयलर्स कॉलम थ्योरी द क्रिपलिंग लोड फॉर अ कॉलम ऑफ लेंथ एल विद वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिज्ड। कुछ नहीं, इसमें 4 कंडीशन है, वो याद रखना। अगर दोनों तरफ से फिक्स्ड हो, ठीक है, तो क्या वो बनेगा L/2 इफेक्टिव लेंथ जो है, और एक एंड से फिक्स्ड हो और एक एंड से हिंज्ड हो तो बनता है L, कहाँ चला गया भाई, L/√2। ठीक है, थर्ड अगर आपका आ गया एक केस, एक एंड से फिक्स्ड है और एक एंड से पूरा फ्री है, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ L, और दोनों तरफ से हिंज है तो इफेक्टिव लेंथ L ही रहेगा, ध्यान रखना भाई। और क्रिपलिंग लोड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, π² EI में इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये मिनिमम रखेंगे हम। अ थिन सिलेंड्रिकल सेल ऑफ डायमीटर d लेंथ L, इसमें पूछा है हुप स्ट्रेस क्या है, तो हुप स्ट्रेस होता है PD में ट्वाइस T, और जो आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है वो नीचे आ जाएगा 40। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डेड जॉइंट फॉर डबल फिलेट, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा इसका, SL सिग्मा T, ये टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो ये अगर सिर्फ अगर कुछ नहीं बोलता, मतलब डबल फिलेट के लिए नहीं बोलता, सिंगल फिलेट होता तो उसके इसमें होता है 0.707 SL सिग्मा T। ठीक है, ये S हो गया साइज ऑफ द वेल्ड, और ये लेंथ हो गया, और ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। नाउ उसकी बात करें हम डबल में, तो ट्वाइस हो जाएगा इसके 0.707 के, तो ये कितना बन जाएगा 1.414 के समथिंग, और ये 1.414 की वैल्यू क्या होती है, √2, तो SL सिग्मा T, ये हो जाएगा आपका आंसर। In order to avoid tearing of the plate at an edge, the distance from the center of the rivet hole to the nearest edge, मतलब कि ये आपका रिविट है, ठीक है, ये प्लेट है, तो इन दोनों का नियरेस्ट एज का जो है इसका प्लेट का, तो इन दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस होती है, तो ये होती है 1.5D। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अनविन्स फार्मूला पूछा है थिकनेस ऑफ द प्लेट इज गिवन बाई, ये होता है D इज इक्वल टू √6T, रिलेशन याद रखना भाई। 48th क्वेश्चन है, 2 क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग्स है, A और B है, सेम चीज़ दिया गया, मटेरियल सेम है, नंबर ऑफ टर्न सेम है। ठीक है, अब इसने बोल दिया स्प्रिंग A जो है उसका डबल मीन डायमीटर है, मतलब जो कैपिटल D है वो जो है A का वो डबल है किससे, B से, मतलब B का यानी सिर्फ D है। तो पूछा है डिफ्लेक्शन ऑफ B टू डिफ्लेक्शन ऑफ A, या डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है ये 8WDQN, ठीक है, GD⁴। तो ये तो सेम है, ये सब सेम है, ये कट गया, सिर्फ हमें DQ से खेलना है, और 8 बोला मतलब 2 ट्वाइस बोला है B के,
तो B/A का रेशियो पूछा है ना। तो ये ट्वाइस था इसके, तो ये कितना हो गया 2 का क्यूब और ये 1 हो गया क्यूब, यानी 1/8 आंसर। ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो इसका, 52 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो भाई शेयर जरूर करें, और अपना फीडबैक दें आपको कैसा लगा वीडियो। बाकी अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे जाएं पहले, और वहाँ पे जो सबसे ऊपर लिखा होता है ना चैनल के बारे में डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाएं, वहाँ उधर लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, जो चीज़ें अच्छी मिलती है उसको शेयर नहीं करते हो, फालतू की चीज़ें देखते रहते हो, इसमें तुम्हारा नुकसान तो हो नहीं रहा, फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। चैनल को भाई क्या करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।